डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार ने मारिया सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। मारिया सुल्तान साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप दिफाई तज्ज़िया कार हैं। मामला आपके सामने है। इस वक्त एपेक्स कमेटी का इजलास ख़त्म हुआ और बहुत सारे अहम फ़ैसले किए गए हैं। इस इजलास के अंदर ज़राए का बताना यह है कि पाकिस्तान में जो गैर कानूनी गैर मुल्की हैं उनको मुल्क से निकाले जाने के हवाले से भी हतमी डेडलाइन सामने आ चुकी है। क्या समझती हैं आप, कौन कौन से अहम इक़दामात सामने आने चाहिए अगर हमने मईशत को बहाल करना है, मुल्क के मामलात और मुल्क की जो डायरेक्शन है उसको हमने दुरुस्त सिमत में आगे लेके चलना है, तो क्या हमें फ़ैसले करने होंगे? देखिए जी, सबसे अहम फैसला तो वो है जो आज हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान जो भी फैसले करता है उसके अंदर एक बहुत जो है बड़ा हिस्सा जो है उसकी जो है पेरिफेरज हो जाती है, यानी कि वो पानी की तरह निकल जाता है। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि हम जब भी कोई काम करते हैं तो जो पाकिस्तान के अंदर एक तरह से आप कह सकते हैं 1/3 से भी ज़्यादा जो ब्लैक मार्केट है जो गैर मुल्कियों के हाथ में, उसकी वजह से पाकिस्तान की इक़्तिसादी और माशी जो मुस्तक़बिल है उस पर बहुत कारी ज़रब आ रही है। दूसरी बात यह है कि जो लोग यहाँ मुकीम हैं वो पाकिस्तान के अंदर टैक्स नहीं देते हैं और ना ही पाकिस्तान की इक़्तिसादी क़ुव्वत का हिस्सा है। तीसरा मसला ये है कि इसके साथ साथ दहशतगर्दी के अंदर जो आपके मुल्क में इजाफा हुआ है, अभी अपने पिछले कुछ महीनों से भी देखा है, उसके अंदर भी जो अफसोसनाक बात यही है कि उसके अंदर अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती रही है और उसके अंदर अफगान बाशिंदे जो जिनको पाकिस्तान ने मुख्तलिफ औकात में जो है एक तरह से आप कह सकते हैं मेहमान नवाजी की है, उसका जवाब जो है आपके मुल्क में दहशतगर्दी के ज़िम्मे में आया। तो ऐसी सूरत हाल में ज़ाहिर है आप कुछ फैसले करने हैं और ये आपका कानूनी हक भी है और हर पाकिस्तानी का जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ की बुनियाद भी। मारी साहबा, हमने देखा कि ये जो बात आपने की है कि अफ़गान सरजमीन इस्तेमाल होती है, इससे पहले हम देखा आर्मी चीफ भी इस बात का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके हैं कि अफ़गान सरजमीन इस्तेमाल होती है, वहाँ पर खुफिया ठिकाने मौजूद हैं अफ़गानिस्तान के अंदर। क्या समझती हैं, एक तो पाकिस्तान में जो अफ़गान पनाह गुज़ीन यहाँ पर हैं और उस हवाले से बहुत सारे हमने देखा कि गिरफ्तारियाँ भी अमल में हैं जो यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर मुकीम हैं और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ में भी मुलव्वस हैं। क्या समझती हैं आप कि अफ़गान पनाह गुज़ीनों के हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी अब क्या होनी चाहिए? देखिए, पाकिस्तान की जो पॉलिसी अफगान पनाह गज़ीनों के लिहाज से वो बड़ी वाज़ेह है। उसमें पहली बात तो ये कि जो पनाह गज़ीन है UNHCR के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ 3000 जो है अफगान महाजरीन सालाना आते हैं, जबकि हम सब हकीकत जानते हैं कि रोज़ाना 1 लाख से ज़ायद अफगान पाकिस्तान जो है पाकिस्तान की सरहद को अबूर करते हैं और उनमें से 99% के पास कोई कानूनी दस्तावेज मौजूद नहीं। अब ऐसी सूरत हाल में जब हम उनको कहते हैं कि बैनुल-अक़वामी पनाह गुज़ीन है या ये महाजरीन है, तो उसके ऊपर जो बैनुल-अक़वामी पनाह गुज़ीन एजेंसीज हैं वो कहती हैं कि इनको अपनी जान का कोई खतरा नहीं है, इक़्तिसादी माइग्रेंट्स है, यानी कि इकनॉमिक इमिग्रेंट्स है और ये पाकिस्तान की कमज़ोरी है और पाकिस्तान की सरहदी कमज़ोरी है जिसकी वजह से ही पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो अगर ये हमारी सरहदी कमज़ोरी है और ये हमारी अंदरूनी कमज़ोरी है तो फिर ज़ाहिर है हमने उसके लिए कुछ फैसले करने थे, वो हमने फैसले किए हैं। उसमें हम कानून के मुताबिक जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनको पनाह गुज़ीर का स्टेटस दिया जाएगा और जिन लोगों ने पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड गैर जो है कानूनी तरीके से हासिल किए हैं तो ज़ाहिर है उनको उनसे दस्तबरदार भी करना पड़ेगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी और उसके बाद फिर हम चाहते हैं कि वो वापस जाएँ, क्योंकि ये डेडलाइन एक्सटेंड करने का पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है डॉक्टर मारिया, हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब ने। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब के वक्त के लिए। ये तमाम तर चीज़ें आपके सामने हैं, मामला तब खुल कर आ रहे हैं, क्रैकडाउन भी मुल्क में किए जा रहे हैं और बड़े बड़े अहम स्टेप लिए जा रहे हैं। हमने देखा कि एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ और उसमें भी दहशतगर्दी का जो मामला है वो सबसे पहले डिस्कस किया गया। क्या कहेंगे इस हवाले से आप कि मुल्क में हम सरमायाकारी लेकर आना चाहते हैं, डेफिनेटली सरमायाकारी आएगी तो मामला बेहतर होंगे, तो उसके लिए कितना ज़रूरी है यहाँ पर साजगार माहौल फराहम करना? आई थिंक ये बड़े क्रिटिकल टाइम है, बिकॉज पाकिस्तान का भी सिर्फ 2 चीज़ों की लड़ाई लड़ रहा है। एक इकोनॉमिक सर्वाइवल है और एक डेफिनेटली सिक्योरिटी का इशू है। और उसमें अगर आप देखें अफगानिस्तान में 2 बड़ी इंटरवेंशन हुई है पिछले 50 साल में, सोवियत यूनियन और अमेरिका की, और बाकायदा ऑक्यूपेशन रही है। तो वो अफगानिस्तान पिछले 50 साल बिल्कुल डिस्टेबलाइज रहा है। 5 रजीम चेंज हुई हैं और उसमें जो पाकिस्तान ने रोल प्ले किया है, आई थिंक उस पर लंबी बात हो जाएगी। आई थिंक इन टर्म्स ऑफ अकोमोडेटिंग अफगान 30 लाख लीगल यहाँ पे और ऑलमोस्ट 1 मिलियन इलीगल हैं और स्पेशली इसमें हुआ जब अमेरिकन इनखला हुआ। बाकी हर चीज़ में आपने फैसिलिटेट किया, ट्रेड में किया आपने, अकोमोडेट किया, फूड एंड ग्रेन की सप्लाई है कोविड में, इवन आई थिंक डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकली जितनी लड़ाई पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की करंट गवर्नमेंट के लिए लड़ी है, आई थिंक उसका कोई प्रेसिडेंस नहीं है। तो अगर इसके जवाब में लेट्स से टेररिज्म होता है और वो समझते हैं कि जी ये कोई लिवरेज क्रिएट कर सकते हैं बॉर्डर रीजन में, तो मेरे ख्याल उनकी गलतफहमी है।
ابھی آ جاتے ہیں جو آپ کا اس وقت الیگل امیگرنٹ ہے. یہ بھی ایک ورلڈ ریکارڈ ہے. اگر آپ پچھلے 50 سال میں دیکھیں پاکستان نے پیک پہ 50 لاکھ تھے افغان مہاجرین. تو اتنی بڑی تعداد میں ہمارے بہن بھائی ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی ہر ایک کا اپنا اپنا ملک اور اپنا اپنا انٹرسٹ ہے. تو آپ نے آلموسٹ 5 ڈیکیڈز ان کو اکوموڈیٹ کیا ہے. اور ابھی جو ڈیسیژنز ہیں دس از ریگارڈنگ جو الیگل افغان یہاں پہ مقیم ہیں, اس کے اندر پھر مافیاز بن چکے ہیں. اس میں قبضہ گروپس ہیں, ایکسٹورشن آف منی ہے, اسمگلنگ ہے. اس کے بعد جو ہے پاکستان کی مارکیٹس بھری پڑی ہیں اسمگل گڈس کے ساتھ, اور پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. تو آئی تھنک افیکٹو بارڈر کنٹرول اور افیکٹو جو امیگریشن کی جو مینجمنٹ ہے اگر ہم کر لیتے ہیں تو اس سے ایون اکانومی کو بھی, سیکورٹی کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا پاکستان کا, اور وقت کی ضرورت ہے. تو آئی تھنک ایپس کمیٹی کے اجلاس میں انہی ڈیسیژن کی طرف آئی تھنک اسٹریٹجی ٹھیک ہے بریئر صاحب, پوائنٹ آ گیا آپ کا. ڈاکٹر ماریہ آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ سوال ہے کہ افغان کرنسی ہم نے دیکھا بہتر ہو رہی ہے, اور افغان طالبان کی جو حکومت ہے وہ بھی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ یہاں پر حالات بڑے سازگار ہیں, بڑے بہتر, ہم نے سب چیزیں کر لی ہیں. تو جو افغان پناہ گزین دوسرے ممالک میں ہیں, خواہ وہ پاکستان میں ہیں خواہ وہ ایران میں ہیں, تو ان کی واپسی کے حوالے سے کیا پلان اب ترتیب دینا ہوگا, کس طرح سے ان کی واپسی ممکن ہو سکتی ہے؟ اور دوسری چیز یہ بھی بتا دیجیے گا کہ عالمی اداروں کو اس پر کیا رول پلے کوئی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں, عالمی اداروں کو اس کے اوپر یقینی طور پہ رول پلے کرنا چاہیے, کیونکہ 20 سال کی جو جنگ ہے وہ افغانستان میں پاکستان میں نہیں لڑی ہے. وہ 45 سے زیادہ ممالک تھے جو نیٹو کے ساتھی تھے, جنہوں نے افغانستان کے اندر افغانیوں کو افغان پناہ گزینوں میں تبدیل کیا. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان سے جو لوگ جاتے ہیں ان کو جو ہے کہتے ہیں کنٹری آف اوریجن جو ہے پاکستان بیسکلی فرسٹ پورٹ آف امبارکمنٹ کے طور پر دیکھا جانے ہے. یعنی بین الاقوامی اصولوں کے مطابق اگر وہاں وہ کسی بھی قسم کا کوئی کرمنل کارروائی کرتی ہیں, یا وہ ان ممالک میں جہاں وہ الٹیمیٹ پناہ گزین بن کر پاکستان سے لے جاتے ہیں, کوئی بھی معاملہ کرتے ہیں تو ان کو پاکستان واپس ڈیپورٹ کیا جاتا ہے. ان کو ڈیپورٹ کرنے کے بعد یہاں UNHCR جو ہے ان کو آگے واپس بھیجتی ہے, لیکن ہر معاملے میں نہیں بھیجا جاتا. بہت سارے معاملات میں جو بھی وہاں کرمنل ایکٹیویٹی کرتے ہیں وہ پاکستان میں ڈیپورٹ ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ہر سسٹم کے اوپر جتنا آپ کا بارڈر کنٹرول میکینزم ہے اس کے اوپر اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے. پھر اس کے علاوہ جو پیسے آپ کو دیے جاتے ہیں تو صرف $300 دیے جاتے ہیں پر پناہ گزین, اور یہ بھی صرف وہ جس کو وہ ڈکلیئر کرتے ہیں. یعنی کہ باقی تمام لوگوں کو وہ کہتے ہیں اقتصادی امیگرینٹس ہیں, تو اقتصادی پناہ گزین ہیں, اس لیے ان کے اوپر وہ اطلاق نہیں ہوتا بین الاقوامی ریفیوجی اسٹیٹس کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی معیشت کے اوپر, آپ کے اوپر یہ تمام جو غیر قانونی ایک بہت بڑا جو پلفریج ہے وہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے ان کو اجازت دی سارا کچھ کرنے کے لیے, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ پاکستان کی قوانین کا اطلاق نہ کریں, وہ پاکستان کی قوانین کو نہ کچھ سمجھیں, اور پھر دنیا بھر سے جہاں بھی اخوانی کوئی کرمنل ایکٹیویٹی کرتے ہیں اور وہاں سے ڈیپورٹ کیے جاتے ہیں تو وہ پاکستان ڈیپورٹ کیے جاتے ہیں. تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے, آپ کی سیکورٹی ایجنسیز کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے, اور پھر آپ کی معیشت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. اور پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ ان کو آپ ریگلائز کر دیں اور ان کو جو ہے آپ سٹیزن شپ دے دیں, ان کو شہریت دے دیں. اگر ہم ان کو شہریت دے دیں تو کیا پاکستان میں جو ہے افغانستان کے اندر 20 سال جنگ لڑی ہے؟ پاکستان نے تو افغانستان میں 20 سال جنگ نہیں لڑی. ٹھیک ہے ہم نے پہلی جنگ میں ضرور معاونت کی تھی, لیکن پاکستان واحد ملک نہیں تھا. یہ تمام باقی جو 45 ملک ہیں جنہوں نے دھماکے کیے, جنہوں نے وہاں افغانستان کے اندر بمباری کی, جنہوں نے افغانستان کو طالبان اور غیر طالبان کے اندر جو ہے گروہوں میں تبدیل کر کے ایک انٹرنیشنل امیگرینٹ کرائسس کریٹ کیا, تو ان کی ذمہ داری تو بنتی ہے. صحیح, ماری صاحبہ پوائنٹ آ گیا آپ کا.